तो भैया वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का हमारा दूसरा वीडियो है ये। पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों केस स्टडीज लिए थे। इस वीडियो में हमने एक केस स्टडी लिया है ऑप्टिक्स का और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मिसलेनियस केस स्टडीज लाएंगे। केस स्टडीज दो आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स की टोटल केस स्टडीज हैं। तो पहली केस स्टडी तुम्हारे स्क्रीन पे, इट्स अबाउट स्नेल्स विंडो। स्नेल्स विंडो, व्हाट इज स्नेल्स विंडो? अब तुम्हें देख के लग रहा होगा नाम कभी नहीं सुना, बट इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो तुमने किया होगा ऑप्टिक्स में, बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि अगर हम यहां पर कोई लाइट सोर्स रख दें या कोई फिश यहां पर रख दें, तो उसका जो विजन होगा, जो लाइट का इमर्जेंस होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां से जो लाइट रेज जाएंगी, जो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर जाएंगी, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो जो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर जाएंगी वो तो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जाएंगी, दे विल बी लाइक दिस, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन इन दिस पैराग्राफ। पढ़ लेना, तुम लोग स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये जो तुमने किया होगा। अब लेकिन स्नेल्स विंडो देख के तुम शायद घबरा जाओ, तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, पढ़ना है इसको। जो भी फिनोमेना आएगा पढ़ा हुआ आएगा तुम्हारा। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते। तो पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, विच इज द फिजिकल प्रिंसिपल, व्हाट इज द फिजिकल प्रिंसिपल ऑन विच द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन पढ़े तुम लगा दोगे। इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? टीआईआर पे। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, क्योंकि मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट टीआईआर से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने जिसमें नॉट लग जाता है। पहला ऑप्शन है, लाइट शुड बी इंसिडेंट एट अ डेंसर रेयरर इंटरफेस। डेरा याद रखो, डेरा टीआईआर की कंडीशन है, डेरा। तो डेंसर से रेयरर में अगर जाएगी लाइट, तभी टीआईआर पॉसिबल होगा। दूसरा ऑप्शन का मतलब ये टीआईआर से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन टीआईआर से रिलेटेड है, हमें वो ढूंढना है जो टीआईआर से रिलेटेड नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये भी टीआईआर से रिलेटेड है। ये भी दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है टीआईआर की, ये दूसरी कंडीशन है, तो ये भी टीआईआर से रिलेटेड। तीसरा क्या है? तीसरा है इन टीआईआर अ ट्रांसपेरेंट सरफेस बिहेव्स लाइक अ मिरर। यह भी बिल्कुल सही बात है कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डेरा पे होता है, डेंसर रेयरर इंटरफेस पे होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस मिरर की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल, क्योंकि लाइट बाहर नहीं जा पाती, दूसरी तरफ नहीं जा पाती। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू टीआईआर। लास्ट ऑप्शन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence should be 90 degree in total internal reflection। तो भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री को एक्सीड कर जाता है, और 90 डिग्री को एक्सीड कर जाता है तभी लाइट दूसरे मीडियम में आ जाती है। तो डी ऑप्शन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो। क्वेश्चन क्या है फिर से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज। तुम्हारे मन से आवाज आ रही होगी, पढ़ा है तुमने टीआईआर तो, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल कहते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कितना हो जाता है? वो 90 डिग्री हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस 2 और 3 नंबर में सीबीएसई में आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? टू मोनोक्रोमैटिक लाइट रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस AB ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म ABC। The refractive indices of the glass prism for the two rays are 1.35 and 1.45 respectively. Which of the two shall be totally reflected? इनमें से किसका total internal reflection होगा? तो भैया देख लो,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकालने के लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि लाइट डेंसर रेयर इंटरफेस पे है कि नहीं है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि नहीं है, यही दो कंडीशन है। तो यहां से तो ये लाइट सीधी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। फेस एसी पे तुम्हें वेरीफाई करना है टीआईआर होगा कि नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं भैया एंगल कितना है यहां पर। ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल्स हैं तो ये 90 हो गए, ये दोनों 45 होंगे। अब ये 90 है, नॉर्मली गई है इसलिए सीधे जाएगी भाई, पता है तुम्हें। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब भैया यहां पर या तो तुम्हें n बराबर 1/sin IC से तुम निकाल लो IC बराबर साइन इनवर्स 1/n। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है। n बराबर 1/sin IC, तो साइन IC बराबर 1/n, तो IC बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/n। तो ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है यार। अब साइन इनवर्स 1/1.35 और साइन इनवर्स 1/1.45 की वैल्यू कौन निकालेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, मतलब रिवर्स तरीका है। क्या रिवर्स तरीका है? इफ I ग्रेटर देन IC, अगर I IC से बड़ा होगा तो भैया साइन IC से बड़ा होगा, और साइन I अगर साइन IC से बड़ा होगा, I कितना है हमें पता चल गया है, हमें पता चल गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसका भी 45 होगा, इसका भी 45 होगा। तो हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, मतलब साइन 45 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन IC। तो साइन 45 होता है 1/√2, साइन IC होता है 1/n। तो अगर 1/√2 से बड़ा 1/n से बड़ा होगा, मतलब n किससे बड़ा होगा, n बड़ा होगा √2 से, और √2 होता है 1.414। मतलब अगर n इससे बड़ा होगा तभी I IC से बड़ा होगा और तभी TIR होगा। तो इसका तो 1.35 है, मतलब कम है, मतलब इसका TIR नहीं होगा। इसका कितना है 1.45, मतलब ये 1.41 से ज्यादा है तो I भी IC से ज्यादा होगा तो इसका TIR हो जाएगा। क्या भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, लेकिन इसका पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसी रेडी होती जिसका n एग्जैक्टली 1.414 होता तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। तो तुम इसको शॉर्टकट से इस तरीके से लगा सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सही होगा 1.45 का TIR हो जाएगा। और देखो भैया, अब भैया आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं केस स्टडी का। वैसे तो 5 में से 4 करने होंगे, लेकिन हम पांचों डिस्कस कर ले रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो भैया। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। अगर किसी मीडियम में क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे सर? क्रिटिकल एंगल का तो कोई रिलेशन होता ही नहीं। अरे होता है भैया, देखो साइन IC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो साइन 30 बराबर 1/n, मतलब ये क्या हो गया 1/2 बराबर 1/n, तो n बराबर क्या हो गया 2। अब n बराबर होता है C/V। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो v बराबर क्या हो गया, v बराबर हो जाएगा C/2, और c की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, 3 × 10⁸। तो ये हो गया कितना, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो है कि नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है तुम्हारा करेक्ट हो गया। ये नेक्स्ट केस स्टडी है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, आपके सामने है। पढ़ लो एक बार, अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो। इट्स अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम्हें पता है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं। इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय एक्सट्रीमली शॉर्ट डिस्टेंस एंड येट इट इज स्टेबल। तो भैया इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। पता है तुम्हें, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऑप्शंस 0, 99% बच्चे 0 लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव सोचेंगे 0। फिर इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन चार्ज, equal twice the electric field due to one charge at the center, और half the value of electric field due to one charge at the center। तो भैया देखो, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और जितनी नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में उतनी ही पॉजिटिव की होगी, क्योंकि चार्ज इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है क्योंकि मिडिल पॉइंट है।
तो दोनों ऐड हो जाएंगी तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E प्लस ई वो कितनी हो जाएगी 2E। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। इट इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर। अब अगला क्वेश्चन। अब भैया जो इसमें केस स्टडी में डेटा दिया उस पर बेस्ड है दूसरा क्वेश्चन। फ्रॉम द अबव डेटा कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स ऑफ वाटर। वाटर के बारे में है, डाइपोल होता है, तुम्हें पता है H2O इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इन्होंने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका डाइपोल मोमेंट इन्होंने दे रखा है 6.2 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर वाटर का। तो सेपरेशन निकालनी है, मतलब 2L की वैल्यू निकालनी है। तो भैया P बराबर कितना है, Q इंटू 2L। तो P दे रखा है 6.2 इंटू 10⁻³ Q हो गया 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो 2L की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया 6.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6, ये 10⁻19 है और ये +1 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻18। इसे डिवाइड करोगे ये लगभग आ जाएगा 3.875 और ये 10⁻18 ऊपर ले जाओगे तो -30 और +18 कितना हुआ, ये हो गया -12। तो ये इतने मीटर की डिस्टेंस आ गई। अब ऑप्शन दे रखे हैं 3.9, तो 3.87 को राउंड में हम 3.9 मान सकते हैं। तो 3.9 इंटू 10⁻12 मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। लैंग्वेज के तौर पे अगर इसको थोड़ा सा नॉर्मली तुम एट ए ग्लांस देखोगे तो घबरा जाओगे, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल z एक्सिस पे रखा हुआ है और इसका जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, दैट इज द ओरिजिन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कुछ इस तरीके से ये डाइपोल है z एक्सिस के अलाउंग और इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस z इज Ez एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो है कितना, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द ओरिजिन इज Ey। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, Ey है। तो जो मैग्नीट्यूड है इफ दिस z डिस्टेंस एंड y डिस्टेंस, ये जो z है जो y है, अगर ये डाइपोल की ये जो लेंथ है उससे बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है, तो Ez और Ey की वैल्यू क्या होगी। Ez मतलब एक्सियल पोजीशन में और Ey मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में। तुम्हें पता है ये रेशियो 2 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 1/4πε0 2p/r³ और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 1/4πε0 p/r³। तो यू कैन क्लियरली मेक इट आउट दैट एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। तो रेशियो होगा 2। नेक्स्ट, अब अगले दोनों क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। भैया देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन वाटर मॉलिक्यूल, यू नो व्हाट इज द डाइपोल। तो नेट चार्ज कितना होगा मॉलिक्यूल पे, इट विल बी +10e -10e, सो द नेट चार्ज विल बी 0। होगा कि नहीं होगा बोलो, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल, माइंडेड शॉर्ट डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r³ होता है डाइपोल के, तो r की पावर -3 जो है वो करेक्ट है। कई बार याद रखना, बड़े ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। कई बार खुशी खुशी में बच्चे क्या करेंगे, इसे लिख जाएंगे r³, जो बी ऑप्शन है वो लगा के आएंगे। मतलब कुछ बच्चे यहां पर ऑप्शन ये वाला लगा देंगे। अब यहां पर देखो लैंग्वेज में क्या लोचा थोड़ा सा हो सकता है, अगर लैंग्वेज में लिख देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर वो प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं तो ये वाला ऑप्शन, या इसको लिख सकते हैं r की पावर -3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये याद रखना। तो ऐसे ही केस स्टडी क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। वीडियो पूरे देखना, शेयर और सब्सक्राइब करना। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड एंड थैंक यू।